हमारी इस विशेष गहन चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है ना, वो उन सभी छात्रों और तैयारी करने वालों के लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल, और विशेषकर जो हमारे सुनने वाले CTT या UPTT जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एकदम महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के एक ऐसे स्तंभ पर बात करने वाले हैं जिससे हर साल परीक्षा में सवाल आते ही आते हैं। मेरा मतलब है, हम बात करें लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। और मजे की बात यह है कि इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब जब हम नैतिकता या मोरालिटी की बात करते हैं ना, तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा दार्शनिक विषय होगा। भारी भरकम शब्द लगते हैं। हाँ, लेकिन कोलबर्ग का ये सिद्धांत बस इस बारे में है कि हमारे दिमाग में सही और गलत का फैसला आखिर होता कैसे है। मतलब एक बच्चा किसी चीज को सही क्यों मानता है और एक बड़ा इंसान उसी चीज को गलत क्यों कह देता है। तो भारी भरकम परिभाषाओं में जाने से अच्छा है कि हम इसे एक कहानी की तरह शुरू करें, क्योंकि मेरे ख्याल से कोलबर्ग ने भी तो अपनी थ्योरी बनाने के लिए कहानियों का ही इस्तेमाल किया था ना। बिल्कुल, उन्होंने कई सारी मॉरल स्टोरीज या नैतिक कहानियां लोगों को सुनाई, और उनमें से जो सबसे ज्यादा मशहूर हुई वो थी हिंज की कहानी। हाँ, द स्टोरी ऑफ हिंज। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हिंज नाम का एक आदमी है, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है, मतलब बिल्कुल मौत के कगार पर है। और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। हाँ, डॉक्टरों का कहना है कि शहर में एक केमिस्ट है जिसने हाल ही में एक नई दवा खोजी है और सिर्फ वही दवा हिंज की पत्नी की जान बचा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। बिल्कुल, पेच ये है कि उस केमिस्ट ने मुनाफा कमाने के लालच में उस दवा की कीमत 10 गुना बढ़ा दी है। अब हिंज ठहरा एक आम आदमी, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। वो बेचारा सब जगह जाता है। हाँ, अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास सबसे उधार मांगता है, लेकिन फिर भी आधी कीमत ही जुट पाती है। तो वो भागकर उस केमिस्ट के पास जाता है और बहुत मिन्नतें करता है कि मेरी पत्नी मर रही है, मुझे दवा दे दो, बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन वो केमिस्ट एकदम साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने दवा खोजी है और मैं तो इससे पैसे ही कमाऊंगा। तो अब हिंज के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो बहुत हताश हो जाता है और आखिरकार रात के अंधेरे में जाकर उस केमिस्ट की दुकान का ताला तोड़ता है और अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वो दवा चुरा लेता है। अब यहाँ आकर कहानी रुक जाती है। हाँ, और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हिंज ने सही किया? और यही वो सवाल है जिसने मनोविज्ञान में एक नई सोच को जन्म दिया। अगर हम कोलबर्ग के नजरिए से देखें तो यहाँ पर दो बहुत ही जरूरी मनोवैज्ञानिक शब्द निकल कर आते हैं, और एग्जाम में ये दोनों शब्द बार बार पूछे जाते हैं। कौन से दो शब्द? पहला है नैतिक दुविधा, जिसे हम मॉरल डिलेमा कहते हैं। मॉरल डिलेमा मतलब फंस जाना। बिल्कुल, सही और गलत के बीच फैसला ना कर पाना। जैसे हिंज के सामने दुविधा थी कि वो चोरी करे या अपनी पत्नी को मरने दे। अगर चोरी करता है तो पुलिस पकड़ेगी और समाज चोर कहेगा, और अगर चोरी नहीं करता तो पत्नी मर जाएगी, जो कि इंसानियत के नाते बिल्कुल गलत है। तो ये जो दिमाग में कश्मकश चल रही है, यही नैतिक दुविधा है। एकदम सही। और इस दुविधा से बाहर निकलने का जो रास्ता है, उसे कोलबर्ग ने दूसरा नाम दिया है, नैतिक तर्कणा, यानी मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग मतलब अपना लॉजिक लगाना। हाँ, जब आप सही या गलत में से किसी एक को चुन लेते हैं और उस फैसले के पीछे अपना एक तर्क देते हैं। जैसे हिंज ने फाइनली ये तय किया कि उसे चोरी करनी ही पड़ेगी। ये उसका फैसला था और ये नैतिक तर्कणा का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि कोलबर्ग को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि हिंज ने सही किया या गलत, है ना? बिल्कुल नहीं। उनका ध्यान इस बात पर था ही नहीं कि जवाब हाँ है या ना। उनका पूरा फोकस उस तर्क पर था, यानी रीजनिंग पर था, जो लोग इस कहानी को सुनने के बाद देते थे। मतलब उन्होंने अलग अलग उम्र के बच्चों को ये कहानी सुनाई और पूछा कि क्यों। वो जो क्यों का जवाब था, उसी से ये थ्योरी बनी। हाँ, कोलबर्ग ने इसी आधार पर विश्लेषण किया कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसकी सोच में कैसे बदलाव आता है, और इसी से उन्होंने अपने सिद्धांत का पूरा ढांचा तैयार किया। तो चलिए अब सीधे उस ढांचे पर चलते हैं, क्योंकि हमारी अगली स्लाइड उसी बारे में है। तो शुरुआत करते हैं पहले लेवल से, जिसे हम लेवल 1 या पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल लेवल। हाँ, इसकी उम्र 4 से 10 साल तक मानी गई है। इस अवस्था की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें बच्चे के अंदर नैतिकता बिल्कुल शून्य होती है, 0। शून्य नैतिकता मतलब
बच्चे को खुद से नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत। एकदम सही। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बुरा है, बस उसके पास अपना कोई पैमाना नहीं है। वो सही गलत का फैसला दूसरों के बनाए मानकों पर करता है, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स पर। इसे हम एक कठपुतली के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कठपुतली के धागे किसी और के हाथ में होते हैं ना, वैसे ही 4 से 10 साल के बच्चे की नैतिकता के धागे उसके माता पिता या समाज के हाथ में होते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस लेवल 1 के अंदर जो पहली स्टेज आती है उसे कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ बच्चा सिर्फ और सिर्फ सजा के डर से काम करता है। बिल्कुल। उसे ये नहीं पता कि कोई नियम क्यों बना है, उसे बस ये पता है कि अगर नियम तोड़ा तो मार पड़ेगी। जैसे घरों में अक्सर होता है, जब कोई मेहमान आता है तो छोटा बच्चा तुरंत जाकर नमस्ते करता है। अब उस 5-6 साल के बच्चे को भारतीय संस्कृति या बड़ों के सम्मान से कोई खास मतलब नहीं है। हाँ, उसे बस ये पता है कि अगर आज नमस्ते नहीं की तो मेहमान के जाने के बाद मम्मी से बहुत डांट पड़ने वाली है। एकदम सही। तो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना, ये हो गई हमारी स्टेज 1। तो वो स्टेज 2 में पहुंचता है। इसका नाम है यांत्रिक सापेक्षिक, जिसे इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट कहते हैं। और इसका एक बहुत फेमस उपनाम भी है, जहां से सीधा सवाल आता है, टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। बिल्कुल। इस स्टेज में बच्चा थोड़ा सा स्वार्थी होने लगता है। यहाँ नैतिकता का आधार अपनी जरूरतों पूरी करना और बदला लेना होता है। मतलब इसे लेन देन की नैतिकता भी कह सकते हैं, एक्सचेंज मेंटालिटी। हाँ, बच्चा यहाँ एक छोटे व्यापारी की तरह सोचता है। अगर तुम मेरा फायदा करोगे तो मैं तुम्हारा फायदा करूंगा, तुमने मेरा नुकसान किया तो मैं भी तुम्हारा नुकसान करूंगा। जैसे स्कूलों में हम रोज देखते हैं, एक बच्चे ने कहा कि उसने कल मेरी पेंसिल तोड़ी थी तो आज मैं उसका पेन तोड़ दूंगा। या फिर वो टिफिन वाला उदाहरण कि तुमने मुझे कल अपना सैंडविच खिलाया था तो आज मैं तुम्हें अपनी मैगी खाने दूंगा। हाँ, यहाँ कोई दया या सहानुभूति नहीं है, पूरा हिसाब किताब चल रहा है। बिल्कुल। तो ये था हमारा लेवल 1 जो 10 साल तक चलता है। अब इसके बाद बच्चा लेवल 2 में एंट्री लेता है। स्लाइड के हिसाब से हमारा लेवल 2 है परंपरागत स्तर, यानी कन्वेंशनल लेवल, और इसकी उम्र है 10 से 13 साल। हाँ, अब बच्चा सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं है, वो बाहर के समाज को देखने लगता है। इस लेवल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बच्चा समाज के नियमों को अपने अंदर समाहित करने लगता है, इंटरनलाइज करने लगता है। बिल्कुल। अब वो सिर्फ मार के डर से काम नहीं करता, अब उसके दिमाग में ये सवाल चलता है कि समाज क्या सोचेगा। परंपरा, नियम और समाज ही उसकी नैतिकता तय करते हैं। मतलब वो खुद को समाज की नजरों में अच्छा साबित करना चाहता है। और यहीं से आती है हमारी स्टेज 3, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था, गुड बॉय गुड गर्ल। इस उम्र में ना बच्चों के अंदर तारीफ सुनने की बहुत ज्यादा भूख होती है। वो दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। हाँ, मतलब अप्रूवल चाहिए उनको। एकदम। अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है तो हो सकता है कि उसे उस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे पता है कि फर्स्ट आने पर मम्मी पापा खुश होंगे और रिश्तेदारों के सामने उसकी तारीफ करेंगे। तो वो तारीफ और प्रशंसा ही उसकी मोटिवेशन है। बिल्कुल। और इसी स्टेज में एक गोल्डन रूल भी काम करता है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो, क्योंकि समाज में अच्छा दिखना है। सही बात है। और फिर जब प्रशंसा पाने की ये चाहत थोड़ी और पक्की हो जाती है तो बच्चा पहुंचता है स्टेज 4 में, जो है कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। ये स्टेज बहुत गंभीर है और मजे की बात यह है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिंदगी भर इसी स्टेज 4 में ही रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ आकर नियम बहुत कठोर हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। इंसान को लगने लगता है कि जो कानून बन गए हैं उनका पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है और इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। इसे हम रेड लाइट के उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ, बताइए। जैसे रात के 2 बज रहे हैं, सड़क एकदम सुनसान है, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन रेड लाइट जल रही है। तो जो इंसान स्टेज 4 में है वो अपनी गाड़ी रोक लेगा। वो सोचेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, नियम तो नियम है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए कानून बनाए रखना ही सबसे बड़ी नैतिकता है। उसे लगता है कि अगर सबने नियम तोड़ना शुरू कर दिया तो समाज बिखर जाएगा। तो ये हो गए हमारे 2 लेवल्स और 4 स्टेजेस। अब हम आते हैं स्लाइड के सबसे अहम हिस्से पर, लेवल 3, उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 13 साल से ऊपर की अवस्था है और सच कहूं तो ये नैतिकता का सबसे उच्चतम स्तर है।
हर कोई यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, मतलब यहाँ इंसान समाज की उस भेड़ चाल से बाहर निकल आता है। अब वो समाज के नियमों को आंख मूंद कर नहीं मानता, बल्कि अपने खुद के विवेक की आवाज सुनता है। अपने अंतरात्मा की आवाज। बिल्कुल, वो खुद डिसीजन लेता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी स्टेज 5, सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंसान ये समझने लगता है कि नियम लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। अगर किसी नियम से लोगों का नुकसान हो रहा है तो उस नियम को तोड़ा जा सकता है या बदला जा सकता है। तो मतलब नियम पत्थर की लकीर नहीं है। एकदम नहीं। अगर हम वापस उसी रेड लाइट वाले उदाहरण पर जाएं, तो स्टेज 5 वाला इंसान क्या करेगा? अगर वो देखता है कि पीछे एक एम्बुलेंस फंसी है और उसमें मरीज की जान जा रही है, तो वो तुरंत रेड लाइट तोड़ देगा। क्योंकि एक इंसान की जान बचाना ट्रैफिक रूल फॉलो करने से कहीं ज्यादा बड़ा काम है। बिल्कुल। और अगर हम इसे हिंज की कहानी से जोड़ें, तो स्टेज 5 के हिसाब से हिंज ने जो चोरी की वो बिल्कुल सही थी। हाँ, क्योंकि किसी के जीवन की कीमत उस दवा या उस केमिस्ट के मुनाफे से बहुत ज्यादा है। नियम टूट रहा है तो टूटने दो, लेकिन जान बचनी चाहिए। यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके बाद आती है इस सिद्धांत की आखिरी और सबसे ऊंची स्टेज, स्टेज 6, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ये वो स्टेज है जहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ इंसान के अपने खुद के मानक होते हैं, ओन स्टैंडर्ड्स। हाँ, वो सिर्फ अपने देश या अपने समाज का भला नहीं सोचता, वो पूरी मानवता के बारे में सोचता है। यहाँ विवेक की आवाज दुनिया के किसी भी कानून से ऊपर हो जाती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे शहीद भगत सिंह है। बिल्कुल। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे दी। उन्होंने अंग्रेजों के बनाए कानूनों को नहीं माना, क्योंकि उनका अपना एक सार्वभौमिक सिद्धांत था कि हर इंसान को आजादी का हक है। उन्होंने किसी स्वार्थ के लिए नियम नहीं तोड़े, उन्होंने पूरी मानवता और आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यही स्टेज 6 की पहचान है। तो ये थे कोलबर्ग के 3 लेवल और 6 स्टेज, जो हमने बहुत ही डिटेल में समझे। लेकिन हर थ्योरी की तरह इस थ्योरी में भी कुछ कमियां थी। बिल्कुल। विज्ञान में कोई भी सिद्धांत एकदम परफेक्ट नहीं होता, और एग्जाम में इस आलोचना वाले हिस्से से भी बहुत सवाल आते हैं। तो कोलबर्ग की जो सबसे बड़ी आलोचना हुई वो उनकी एक स्टूडेंट ने की थी, कैरल गिलिगन। हाँ, कैरल गिलिगन। इन्होंने कोलबर्ग के सिद्धांत पर लिंग भेद यानी जेंडर बायस का आरोप लगाया। और ये आरोप बहुत सॉलिड भी था। मतलब गिलिगन ने कहा कि कोलबर्ग ने अपना ये जो पूरा रिसर्च किया, हिंज की कहानी सुनाई, ये सब सिर्फ आदमियों और लड़कों पर किया। बिल्कुल। कोलबर्ग के सैंपल में महिलाएं थी ही नहीं। उन्होंने औरतों के नजरिए को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और आदमियों के जवाबों को पूरी दुनिया का सच मान लिया। तो गिलिगन का कहना था कि पुरुष और महिला की नैतिकता अलग अलग होती है। हाँ, उनके हिसाब से आदमियों की नैतिकता न्याय या जस्टिस पर टिकी होती है। वो नियमों और अधिकारों की बात ज्यादा करते हैं, जबकि महिलाओं की नैतिकता देखभाल यानी केयर पर आधारित होती है। केयर पर मतलब वो रिश्तों को बचाने और भावनाओं को समझने पर ज्यादा जोर देती हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई महिला किसी दुविधा में फंसती है तो वो शायद नियम कानून की बात ना करके रिश्तों की बात करे, जिसे कोलबर्ग की थ्योरी शायद कोई नीचा स्तर मान ले। जो कि गलत है, क्योंकि वो बस सोचने का एक अलग नजरिया है। सही कहा। और सिर्फ जेंडर ही नहीं, इस थ्योरी पर एक और आलोचना ये हुई कि इसने अलग अलग संस्कृतियों को भी महत्व नहीं दिया। कल्चरल बायस मतलब जो बातें अमेरिका या यूरोप के समाज में सही मानी जाती हैं, जरूरी तो नहीं कि वो भारत या किसी और एशियाई देश में भी उतनी ही सही मानी जाएं। बिल्कुल। हर समाज का अपना ताना बाना होता है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। तो अगर हम आज के इस पूरे सेशन को समराइज करें, तो हमने देखा कि कैसे एक बच्चे की नैतिकता शून्य से शुरू होती है, सजा के डर से, फिर वो समाज की तारीफ और नियमों में उलझता है, और आखिर में भगत सिंह जैसे ऊंचे सार्वभौमिक सिद्धांतों तक पहुंचता है। और साथ ही हमने कैरल गिलिगन की वो महत्वपूर्ण आलोचना भी समझी जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक अब हमारे तैयारी करने वाले सभी साथियों को एकदम क्लियर हो गया होगा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताइए। हमने पूरी चर्चा में देखा कि हिंज की दुविधा को न्याय और नियम की कसौटी पर परखा गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर कैरल गिलिगन की बात को हम पूरी तरह सच मान लें कि महिलाओं की नैतिकता कड़े न्याय की जगह देखभाल पर टिकी होती है। हाँ, तो अगर कोलबर्ग ने अपना शोध केवल महिलाओं पर किया होता, या मान लीजिए कि हमारी ये पूरी दुनिया सिर्फ देखभाल और करुणा की नैतिकता पर चलती, तो क्या हिंज की कहानी कभी कोई दुविधा बन पाती?
ये तो क्या देखभाल वाले समाज में किसी को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में दवा चुराने की नौबत ही आती, या फिर वो केमिस्ट और वो पूरा समाज खुद आगे बढ़कर उस बीमार महिला की मदद करता और चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता? विचार है मतलब